आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। श्रोताओं, कई उपभोक्ताओं का कहना है कि हमारे खाते से बैलेंस कट जा रहा है और कई बार हम आधार कार्ड ऐड करने के लिए बैंक में दिए, लेकिन हमारा आधार कार्ड ऐड नहीं हो रहा है। कई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बताया गया कि हम वृद्धा पेंशन के लिए यहाँ पे कई बार से आ रहे हैं, लेकिन हमारा वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है। साथ ही कुछ नियम, कुछ अपडेट्स चेंज हुए हैं, जिसको लेकर ये तमाम सुविधा जो सरकार द्वारा मिल रही थी उनके लिए एनपीसीआई एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। और क्या कुछ हुआ इसमें, किस तरह से लोगों को क्या कुछ नियम पालन करना पड़ेगा, क्यों लोगों के खाते से बैलेंस कट रहा है और उनके खाते माइनस में चले जा रहे हैं, इन तमाम सवालों के लिए आज हम जब शाखा प्रबंधक महोदय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जलालाबाद के शाखा प्रबंधक महोदय से बात की तो उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट और साफ शब्दों में पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महोदय ने। जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है, शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जलालाबाद शाखा। इस समय सरकार द्वारा जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो गई, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन या फिर किसी भी सरकारी पैसे की हम बात करें, तो उसमें एनपीसीआई अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ बैंक की तरफ से व्यवस्था है, क्या कुछ निर्देश है? जी, एनपीसीआई सभी खातों में, खास करके जो स्कॉलरशिप है बच्चों का आने वाला है, उसमें अभी फ़िलहाल एनपीसीआई का ही फीडिंग करना है हमें अकाउंट्स में। उससे क्या फ़ायदे क्या हैं कि जो बिचौलिए वगैरह का काम होता है, जैसे पैसा इधर उधर से किसी खाते में जाके तब बच्चों को मिलता है, वो सब हट जाएगा। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है कि एनपीसीआई से लिंक कर देंगे, डायरेक्ट बच्चों के खाते में आ जाएगा। चाहे जो भी पेंशन किसी चीज़ का, विधवा पेंशन है, कोई भी लाभार्थी वगैरह है, उनका डायरेक्ट उसमें आ जाएगा पैसा। तो काफ़ी अच्छा है। उसमें हमें बस आधार का नंबर अकाउंट में सीड होना चाहिए। तो आधार का नंबर और एक एनपीसीआई का फॉर्म है, वो ब्रांच में दे दिया जाता है, तो ब्रांच में हम उसको लिंक कर देते हैं। काफ़ी लोगों का आधार ऐड नहीं हो पा रहा है, उसका क्या रीजन लगभग? आधार ऐड करने का सबसे बड़ा दिक्कत है कि आज पहले खाते जो खुले थे उसमें नाम जो था, पहले आधार से पहले के खाते बहुत सारे हैं, उसमें नाम का मिस्टेक है, स्पेलिंग। जैसे अभी मेरे पास एक एग्जांपल आया था उनका, वो बोल रहे थे कि सर 2 बार दिया लेकिन नहीं लिंक हुआ। उसका जब गहराई से हमने जांच किया तो देखा खाते में NITU था और उनके आधार पे NEETU था। तो जो ये जो स्पेलिंग का मिस्टेक है, अब दोनों है ही नीतू, है नीतू ही नाम से, लेकिन सिस्टम ये देख रहा है कि एक NEEUT है, वो तो कंप्यूटर है, वो तो यही समझेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो उसको लिंक नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि हमारे खाते में पासबुक पर जो नाम है वो और आधार में जो नाम है वो अक्षर बाय अक्षर सब कुछ सेम है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है नीतू देवी हो सकता है, नीतू कुमारी हो सकता है, तो ये लिंक नहीं होगा। आप बैंक में दे रहे हैं, आप निश्चिंत हो जा रहे हैं कि हमारा लिंक है वो, लेकिन वो लिंक नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहले ये चेक करें। उसके बाद अगर मिसमैच है तो शाखा में आए। अगर आपके अदर डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड पर सब पे सेम है और खाते में अलग है, तो हम खाता में चेंज कर देंगे। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड पे और खाता में सेम है तो आपको आधार केंद्र में जाके आधार में चेंज करवाना होगा। तो ये चेंज होना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। सबसे मेन कारण 99% केस में यही दिक्कत है। ये आप अपने तरफ से चेक करके इसको हमारे पास आएँ तो इसका समाधान जरूर हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का कहना है कि हमारा खाता माइनस में हो रहा है, इसका ज्यादातर रीजन क्या आ रहे हैं, क्यों लोगों का? जी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम आज के डेट में हमारे पास कम से कम एक दिन में कम से कम 8-10 लोग आते हैं कि सर हमारा माइनस में कैसे खाता चला गया। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मोबाइल में कई तरह के ऐप आते हैं, मोबाइल में भी आते हैं, कुछ गवर्नमेंट के अधिकृत भी हैं, जैसे बजाज है, महिंद्रा फाइनेंस है। इन लोगों से लोन फाइनेंस करते हैं। तो कोई छोटा से छोटा भी लोन ले लेते हैं, जिसकी जितनी समर्थ होती है। कोई मोबाइल का ले लेता है, कोई बाइक का ले लेता है, कोई कार का भी ले लेता है, कोई किसी चीज़ और चीज़ के लिए फाइनेंस करा लेते हैं। और इनका एक डेट फिक्स होता है, उसमें तो वो अपना अकाउंट का डिटेल्स दे देते हैं कि हमारा UBI में अकाउंट है, PNB में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, फला जगह अकाउंट है मेरा। तो वो अपना अकाउंट का डिटेल्स दे देते हैं कि सर ये हमारा इस अकाउंट में पैसा रहेगा, आप इसे ECS के माध्यम से पैसा काट लें। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम केस में हमने देखा है कि उस डेट को, और ये जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो उस डेट को एक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। अब ये काम कैसा करता है, मैं एक तरह से एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक चेक हुआ, चेक मैंने अभी किसी को दिया, मैंने राम जी को चेक दिया, राम जी ने चेक अकाउंट में लगाया अपने अकाउंट में, उनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा है, मेरा यूनियन बैंक ऑफ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने अपना चेक लगाया, तो यहाँ का मेरे खाते में बैलेंस नहीं था, तो मेरा चेक बाउंस हो गया। ठीक उसी तरह ये ECS मैंडेट काम करता है। महिंद्रा फाइनेंस का वो अपने यहाँ पे उनका इंस्ट्रक्शन लगाते हैं कि आज यूनियन बैंक से हमें 5,000 रुपये चाहिए इस किस्त के लिए।
तो मान लीजिए अगर खाते में 4,990 रुपया है तो 10 रुपया नहीं होने के कारण वो बाउंस हो जाता है और वो पैसा इनके अकाउंट से कट जाता है। अब कई बार होता है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस रहती है, कुछ भी बैलेंस नहीं रहती है, तो ये जो चार्जेस है ECS बाउंस का चार्ज, जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट है तो 472 चार्ज अभी हमने देखा एक का था, 295 चार्ज है। तो ये सब जो चार्ज है अगर अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है उस चार्ज को काटने के लिए, एक तो महिंद्रा फाइनेंस चाहे जो भी हो, बजाज फाइनेंस, उनका ECS बाउंस हो रहा है तो वो भी अपने तरफ से चार्ज करेंगे। और चूंकि बैंक जिस बैंक से बाउंस हो रहा है उनका भी एक चार्ज लगता है। तो जैसे हम अभी UBI की बात कर रहे हैं तो UBI भी एक चार्ज लेते हैं 295 रुपये आमतौर पे, तो वो उनका पेंडिंग रह जाता है अगर उनके बैलेंस में बैलेंस जीरो है, तो वही माइनस 295 रुपया उनके खाते में, जो कि आगे 295 DR डेबिट वो लिखा के दिखाता है, तो वही हुआ माइनस में जाने की। इसमें क्या समस्याएं होती है, और भी कई चीज़ें हैं माइनस में जाने का, जैसे अकाउंट आपका बहुत दिनों से डोरमेंट पड़ी है, तो खाते में सबसे पहले इसका समस्या का समाधान कैसा हो, आप चेक करें कि हमारा जो भी जहाँ से भी ECS आ रहा है वो कितने अमाउंट का है और किस डेट को है, वो कंफर्म कर ले जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं। तो आपको वो उस दिन आप उस सुबह उसके एक दिन पहले शाम में अपना खाता चेक कर ले कि हमारे पास इतना बैलेंस है कि नहीं जो मेरा ECS कटे। तो ये चीज़ आप क्लियर रखें। नहीं, अगर नहीं है तो आप समझ रहे कि हमने 12 बजे उस दिन को डाल दिया है, लेकिन हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन हमें 11 बजे ही आ जाए और आपका उस 12 बजे बैलेंस होने के कारण वो बाउंस हो जाए और आपका पैसा कट जाए चार्ज। फाइनेंस को लेकर ज़्यादातर, बिल्कुल ज़्यादातर फाइनेंस का ही है, हमने देखा है मैक्सिमम 90% केस फाइनेंस के होते हैं। उसके बाद SMS चार्ज रहता है क्वार्टरली जो हमारा कटता है। डोरमेंट खाते, अगर खाता बहुत दिन से डोरमेंट है तो उसका भी चार्ज कटता है। बैलेंस जैसे मिनिमम बैलेंस होता है रूरल ब्रांच में 200, हमारे यूनियन बैंक में। सेमी अर्बन ब्रांच जो कि हमारा जलालाबाद ब्रांच सेमी अर्बन ब्रांच है, उसका 500। अर्बन ब्रांच जैसे गाजीपुर के किसी ब्रांच में जा रहे हैं आप, तो वो अर्बन ब्रांच हो गया, सिटी के ब्रांचेज, उसमें 1000 रुपया है। तो वो अगर आप खाते में नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो क्वार्टरली वो भी आपको कट जाएगा। तो कम से कम 1000 रुपया अर्बन ब्रांच के लिए, 500 रुपया सेमी अर्बन ब्रांच के लिए और रूरल ब्रांच के लिए 200 रुपया, ये मिनिमम ब्रांच अकाउंट में मेंटेन करें। आपकी तरफ ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश? यही संदेश है कि एक मिनिमम बैलेंस है वो खाते में मेंटेन करें। और दूसरी बात कि जो चार्जेस हैं आपके, जो आप किसी भी मोबाइल में किसी भी ऐप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ से हमें आसान किस्तों पे 1.5 लाख रुपया मिल जा रहा है, वो सब में क्लिक ना करें। वो सब में तभी क्लिक करें जब वो अधिकृत ऐप है तब, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा, आपने क्लिक किया, कैंसिल किया, लेकिन वो आपका ECS शुरू हो गया, आपने खाता का डिटेल दिया हुआ है, खाता उन्होंने रीड कर लिया आपका, आपने कुछ सामान लिया भी नहीं, पैसा हो सकता है आया भी नहीं और आपका ECS कटना स्टार्ट हो गया। अगर इस तरह की कुछ दिक्कत आती है तो बैंक में आएँ, बताएं सर कि हमारा क्या दिक्कत, ये पैसा क्यों कट रहा है, हमारा माइनस क्यों है, ऐसा क्यों दिखा रहा है कि हमारा खाता माइनस में चला गया है, इसका आपको बताया जाएगा। किस डेट को बाउंस हुआ है वो सब भी बता के इसका समाधान किया जाएगा। ज़्यादातर विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनका कहना है कि हमारे छात्रों का NPCI हो रहा है। चूँकि जलालाबाद की बात की जाए तो जलालाबाद के आसपास बड़े बड़े कॉलेज हैं जिनके पे करीब हजारों लड़के एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 9th और 10th की बात किया जाए, इंटर की बात किया जाए तो 1,000 1200 उसमें छात्र हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति फार्म अप्लाई करने का डेट भी नज़दीक है। लोग छात्र कह रहे हैं कि एक ही काउंटर है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, और काउंटर प्रधानाचार्य लोगों का कहना है कि अगर कंपल्सरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया NPCI तो अलग से काउंटर लगा दिया। इस पर बैंक की तरफ से क्या कुछ है अपडेट? देखिए, जहाँ तक नहीं चलने वाली बात है, दिन में आज के डेट में पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ कम से कम 100 से 125 NPCI हम लोग रात में 9 बजे तक 8 बजे तक बैठ के ये NPCI का काम करके ख़त्म करके जाते हैं, करीब जमा हो रहा है। तो नहीं चलने वाली समस्या नहीं है। हाँ, अलग से काउंटर खोलने वाली बात करेंगे तो ये तो हमारे उच्च प्रबंधन का डिसीजन रहेगा, क्योंकि हमें उतने ही स्टाफ में सभी काम करना है। NPCI हो रही है, वेल एंड गुड, लेकिन हम किसी भी चीज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। जो हमारा बाकी के काम है, लोन वगैरह काम, बाकी खाते किसी के डोरमेंट हो गए हैं, पैसा निकालने का, देने का, ये सब NEFT का काम, ट्रांसफ़र करने का काम, किसी भी चीज़ को हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टाफ उतने ही हैं। हमने इसको प्रायोरिटाइज़ किया है कि अगर वो चीज़ आ रहा है तो सेम डे NPCI हो जाना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा काउंटर की बात है तो वो हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, और उसके लिए अगर सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो वो ज़रूर हमारे उच्च प्रबंधक इस पर विचार करेंगे और ये किया भी जाएगा। लेकिन हमें इस तरह फ़िलहाल अभी इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अन्य जो पेंशन धारक हैं या फिर इस तरह से लोग हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? पेंशन धारकों को मेरा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि NPCI वगैरह आप अपने खाते में चेक कर लें कि है कि नहीं, क्योंकि अभी सरकार के जितने भी
लाभ हैं वो सारे आधार कार्ड बेस्ड हो रहे हैं। तो आप उसको चेक कर लें कि हमारे खाते में NPCI है कि नहीं। एक बार आएंगे बस ये पूछ लेंगे सर हमारा देख लीजिए आधार जुड़ा है और NPCI है कि नहीं, ये सब अगर चेक करवा लें तो वो बेहतर रहेगा। बाकी दूसरा एक और चीज़ है कि आपका अभी नवंबर से जीवित प्रमाण पत्र देने का ये है, तो जीवित प्रमाण पत्र अब नवंबर दिसंबर तक में ज़रूर दे दें, नहीं तो फिर आपका पेंशन रुक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो जीवित प्रमाण पत्र दे दें। गाजीपुर न्यायालय की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक अदालत भी लग रही है, जो पहले से मतलब जिनके पिताजी हैं, बाबा जी हैं, दादाजी हैं, ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि नहीं पहले तो डिजिटल था नहीं, पहले लोन लोग लिए थे, किसान क्रेडिट कार्ड और इस तरह से योजना पहले भी चलती थी और वो पता ही नहीं है, लेकिन उनके घर नोटिस आ रही है कि आपके पिताजी ने, आपके पिता के पिताजी ने इस तरह का लोन लिया था। लोक अदालत लग रही है, उसके लिए क्या मतलब निर्देश, क्या इस तरह के मामले आपके क्षेत्र में है? जी, राष्ट्रीय लोक अदालत जो है 9 तारीख को 9 दिसंबर को लग रहा है। हमारे यहाँ जो भी हम हैं सब नोटिस हम सबके यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो जिन्हें नहीं भी मालूम हो उनके लिए काफ़ी कम प्रावधान पे, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, पिताजी नहीं रहे हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो वो लोग आकर अपना एक बार खाते में दिखवा ले कि क्या खाता था, कब लोन लिया गया था, सब कुछ डिटेल उनको जानकारी दी जाएगी। कितना उसमें बकाया है, कितना पर अगर समझौता के तहत जाते हैं तो कितना में हो जाएगा, या तो वो शाखा में आ जाएं, किसी भी शाखा में, किसी भी बैंक में, हर जगह का लोक अदालत सभी बैंक के लिए है। किसी भी जगह जहाँ भी आपका बकाया हो, आपको नोटिस मिल रहा हो, चाहे आपका हो, आपके दादाजी को हो, माताजी, किन्हीं का भी हो, आके उसको देख लें, एक बार चेक करा लें। अगर बैंक में नहीं आ पाएँ तो आप गाजीपुर में लोक अदालत 9 दिसंबर को वहाँ ज़रूर पहुँचें और काफ़ी सुनहरा मौका है आपके लिए कि कम से कम पैसे में आपका खाता सेटल हो जाएगा, समझौता के तहत वो बंद हो जाएगा। तो ज़रूर आप इसका 9 तारीख को इसका लाभ उठाएं। हम तो यही कहेंगे, बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। हम भी वहाँ मौजूद रहेंगे, सभी समस्त अधिकारीगण वहाँ मौजूद रहेंगे, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं सभी मौजूद रहेंगे। तो उस पर विचार किया जाएगा, जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उस पर एक फार्मूला है, उसके अनुसार उसको कम करके जितना कम में हो सके उसमें उस खाते का निस्तारण कर दिया जाएगा। इसलिए लोक अदालत में ज़रूर आएँ। 9 दिसंबर दिनांक 2023 को याद रखें, आपको आना है। अगर आप लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो शाखा में भी आ सकते हैं, शाखा के द्वारा जो भी संभव है वो मदद आपको की जाएगी। यदि इस तरह की आपको भी परेशानी हो रही है तो आप तत्काल अपने शाखा प्रबंधक महोदय से संपर्क करें और अपनी परेशानी दूर करवाएं। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।